फिजिक्स का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां हम आज पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। केमिस्ट्री के चारों चैप्टर के जो वन शॉट है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब अपन फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर के दो पार्ट में पढ़ेंगे, जो नाम से दिख रहा होगा आपको। तो लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना है अपने को और एक लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना है। पहले इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, फिर प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, फिर मिरर फॉर्मूला, उनके न्यूमेरिकल्स, फिर रिफ्रैक्शन, फिर लेंस। ये सब चीजें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। वन शॉट है लेकिन फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं है अपना भाई। अपन आराम से तसल्ली से हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर, ताकि और कहीं से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, इस चैप्टर के अंदर ना ज्यादातर जो पार्ट है ना, वो आपके एक तो न्यूमेरिकल्स हैं और एक रे डायग्राम्स है ना। तो रे डायग्राम है उसको आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो आपके जो भी कंपास पेंसिल वगैरह है उनको सबको साथ में लेकर के बैठो, क्योंकि रे डायग्राम साथ साथ बनाओगे तो आप सीखो तो आपको याद रहेगा, बाकी आपको याद रहेगा नहीं, बाकी तो आप भूल भुला जाओगे। प्रैक्टिस करने से रे डायग्राम बनते हैं। आप रफ बना करके देखोगे तो रफली बनाने से प्रैक्टिस होगी नहीं, और रे डायग्राम रफली नहीं बनाने, अपने को फेयर ही बनाने हैं। और न्यूमेरिकल्स भी कुछ कुछ अपन सिंपल सिंपल साथ साथ करते चलेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स का एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा, जिसके अंदर अपन इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनको करने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, कोई भी लाइट रे वो किसी सरफेस से टकरा करके वापस से उसी मीडियम में आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे कि अब आपने देखा हो, या मैं आपको सिंपल बताऊं, एक दीवार के ऊपर एक बॉल मारते हो आप, है ना। तो बॉल टकरा करके वापस आपकी तरफ आ गई ना। सेम वही कॉन्सेप्ट है। लाइट जो होती है वो रे फॉर्म में होती है, ठीक है। वैसे ड्यूल नेचर होता है, बट वो अपन बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए अपन मान रहे हैं कि जो लाइट है वो रे फॉर्म में। तो लाइट की रे गई, टकरा करके किसी सरफेस से वो वापस आ गई अपनी तरफ, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही अपने को चीजें दिखाई देती है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज द वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। आपको कोई चीज दिखती क्यों है, या मुझे कोई चीज दिखती क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है, वो है रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आपको कोई चीज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज दिखती है तो उसके लिए तीन चीजें जरूरी होनी चाहिए, हाँ। पहली, लाइट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट रखा हो तभी तो आप देखोगे, ऑब्जेक्ट ही नहीं क्या देखोगे। और तीसरी क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन होना चाहिए, है ना। अब सोचते बोलो आंख होनी चाहिए, अरे आंख भी होनी चाहिए मुझे पता है, लेकिन मेन तीन चीजें चाहिए, ठीक है। चलो आंख भी मान लेते हैं, चार चीजें होनी चाहिए, है ना, आपको कोई चीज देखने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया, जब आपको होने चाहिए तो फिर वो समझ गए आपकी इंसान तो चाहिए, जो देख रहा है वो तो देखने वाला है, वो तो है ना। तो तीन चीजें चाहिए, चार चीजें चाहिए अपने को। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि मेरे सामने ये अभी लैपटॉप रखा हुआ है, मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, तो मुझे कैमरा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट लगी हुई है। इस लाइट जो कि रे वो कैमरे पे जाके टकराई और टकरा करके वो मेरी आंखों में आई, है ना। उसका रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, इसलिए मुझे वो चीज दिख रही है। अगर मान लो कि यहाँ पर इस कैमरे की जगह पे एक ट्रांसपेरेंट मिरर होता, क्या होता, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता, जिसके अंदर से लाइट टकरा करके उसके आर पार निकल गई, चली गई, तो क्या मुझे दिखता, क्या ग्लास नहीं दिखता। ऐसा होता है ना अपने पास। आप लोग नोटिस किया होगा, मेरा माइक कहाँ चला गया, हाँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप ऐसे किसी वो ग्लास शोरूम वगैरह में जाओ, या फिर शॉप पे जाते हो, या फिर एक आपके घर पे ग्लास का डोर होता, आप देखते हो उसको। तो आप बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो आपने ध्यान दिया नहीं, या लाइट चल रही है, वो मिरर वो साफ, वो ग्लास जो है वो अच्छे से साफ कर रखा था, आप उससे टकरा जाओगे जाते जाते। देखो दिखेगा नहीं आपको, उससे टकरा जाओगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट है उसे टकरा करके रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो उसके आर पार निकल रही है, उसको क्रॉस कराई जा रही है। तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो अपने को दिखता ढंग से नहीं है, इसी वजह से अपन टकरा जाते हैं। तो कोई भी चीज अपने को दिखती क्यों है, रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। वो देखिए हमने मिस्टर इंडिया मूवी, इसके अंदर मिस्टर इंडिया वो हाथ में घड़ी का बटन दबाता है और इनविजिबल हो जाता है। सॉरी, खांसी हो रही है, अभी तो सही नहीं हो रही मेरी। तो वो मिस्टर इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, देखो। आप गायब कैसे हो सकते हो, मुझे गायब होना है, मैं गायब कैसे हो सकता हूँ। अगर मैं ऐसे कपड़े बना लूं कि मुझसे लाइट टकरा करके वो आर पार हो जाए, है ना, वो वापस रिफ्लेक्ट ना हो, तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा, समझ आया ना। तो रिफ्लेक्शन कैसे, रिफ्लेक्शन की वजह से अपने को चीजें दिखती है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो अपने को कोई भी चीज नहीं
दिखाई देगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच इमिट्स लाइट रेज इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं पर देखो ये जो ब्रांच है साइंस की, फिजिक्स की, इसको अपन ऑप्टिक्स बोलते हैं। कोई भी चीज जिसमें से लाइट आ रही है ना, वो मुझे दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी लाइट लगी हुई है, वहां चेयर लगी हुई है, वहां पे कैमरा लगा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, तो वहां से लाइट मेरी तरफ आ रही है ना, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप मुझे देख रहे होंगे फोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, कहीं पे भी, तो आप मुझे देख रहे हो, तो इसका मतलब कि आ, मैं ऑब्जेक्ट हो गया, वो आपको आपका लैपटॉप ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें से लाइट इमिट होती है। जैसे अगर मुझे कोई लाइव देख रहा है अभी सामने से, तो मुझ में से लाइट आ रही है, टकरा करके इधर से आ रही है, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला हो गया ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन सा हो गया? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन सा हो रहा है? कट तो नहीं रहा ना? कुछ नहीं कट रहा। पिछले वाले जो अपना क्लास था उसके अंदर शायद मैंने कैमरा से सेट नहीं किया था, तो थोड़े से यहाँ से कट रहा था मेरा बोर्ड। आज तो नहीं कट रहा है, चलो ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसमें से लाइट इमिट कर रही है, लाइट निकल रही है ना, लाइट डिफ्लेक्ट होकर जा रही है, किससे जा रही है, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसकी खुद की लाइट है ना, कहीं और से उधार नहीं ले रखी है उसने। जैसे कि सन, सन की लाइट खुद की है। जैसे कि लाइट, अपनी ट्यूबलाइट वगैरह होती है, वो टॉर्च, उनकी खुद की लाइट है ना। तो सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, ट्यूबलाइट, ये सबकी लाइट खुद की है। तो ये कौन से हो गए? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जिसकी लाइट खुद की नहीं है, वो किसी और के लाइट से रिफ्लेक्ट होने की वजह से दिख रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ, अगर मुझे यहाँ सामने का आदमी बैठा वैसे या कोई नहीं रूम में, बट अगर कोई बैठा होता तो उसको मैं क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ लाइट, ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट की लाइट मुझ पर आके टकरा रही है, रिफ्लेक्ट होकर के वो मुझे देख रहा है। मेरी खुद की लाइट नहीं, अंदर से मैं सूरज भर के चमक नहीं रहा हूँ वैसे। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जिसकी लाइट खुद की नहीं है, वो किसी दूसरे की लाइट से रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो चमक रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ रखा है बचपन से कि मून होता है ना, मून की खुद की लाइट नहीं होती है। अपने को मून चमकता क्यों दिखता है? क्योंकि वो सन की लाइट से टकरा करके अपने को दिखती है, इस वजह से अपने को दिखता है। बाकी मून जो होता है कौन सा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही मैं हो गया, आपके यहाँ पे नॉर्मल जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, बाकी जितने भी जिनमें लाइट खुद की नहीं है, जैसे कि चेयर हो गया, स्टूल हो गया, पानी की बोतल हो गई, ये सब चीजें क्या है? ये नॉन ल्यूमिनस है। पेड़ पौधे हो गए, ये सब जिसमें से लाइट खुद की नहीं निकल रही है, वो सारे सारे कौन से हो गए? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो अपने को वैसे दी जाते हैं क्योंकि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मतलब लाइट, सॉरी, उसमें से लाइट सीधी आ रही है, कि इसलिए अपने को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दी जाता है। नॉन ल्यूमिनस दिखते हैं अपने को रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। रिफ्लेक्शन में से लाइट टकरा करके आई, इसलिए अपने नॉन ल्यूमिनस दिखते हैं, बाकी नॉन ल्यूमिनस नहीं दिख सकते। अच्छा, अब अपन बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले अपन बात करें एक बार प्लेन मिरर की बात करना है। प्लेन मिरर क्या होता है? देखो एक सिंपल सा ग्लास है, क्या है? ग्लास समझते हो ना, कांच का टुकड़ा। एक सिंपल सा कांच का टुकड़ा है। इस कांच के टुकड़े के ऊपर अपन ने क्या कर दिया? एक तरफ कर दी पॉलिश। क्या कर दी? एक तरफ अपन ने पॉलिश। तो इस टाइप का जो मिरर होता है ना, इसको अपन बोलते हैं प्लेन मिरर। आपके घरों में जो आप फोटो देखने के लिए जो रोज यूज करते हो ना, अपने आपको देखने के लिए, बाल संवारने के लिए, वो वो कौन सा मिरर है? वो प्लेन मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन की बात करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में अपन दूसरे चीजों की बात करेंगे। तो इसके दो लो होते हैं ना रिफ्लेक्शन का। अब इसमें जैसे इसके अंदर लाइट जो है, वो लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगी? मान लो कि यहाँ पर कोई सनलाइट है, सन है, इसकी लाइट यूं गई और यूं टकरा करके इधर आ गई, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, है ना। या फिर हाँ, ऐसे ही आएगी। कोई मान लो मैं टॉर्च मारता हूँ, कोई मिरर है, उस मिरर के ऊपर मैं क्या करता हूँ? टॉर्च मारता हूँ, तो इस टॉर्च की लाइट यूं गई, रिफ्लेक्ट होकर के यूं चली गई। तो इस टाइप से होता है रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? अब इसके दो लो है। पहला लो है, उसका नाम क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। तो मैं आपको डायग्राम बना, यहाँ बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बना के बताता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसी मिरर को अगर मैं इसे आड़ा रख दूं, आड़ा समझते हो? नहीं समझते हो तो भी समझो, मैंने हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं कि इंग्लिश में? अबे व्हाट क्यों रहा है? अब ठीक है, चलिए। इसके अपन ने एक तरफ कर दी पॉलिश, तो ये क्या बन गया? आपके प्लेन मिरर बन गया।
अब इस प्लेन मिरर के अंदर अगर रिफ्लेक्शन है तो वो कैसे होगा? जो लाइट मान लो कि सन से या किसी सोर्स से एक लाइट यहाँ पे, ये रे ही लाइट रे, जो आने वाली रे होती है ना, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? याद रहेगा, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहां से टकरा करके जो वापस जाने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इस मिरर के ऊपर एक बनाएंगे अपन परपेंडिकुलर। क्या बनाएंगे? इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं अपन नॉर्मल। क्या बोलते हैं? ठीक है, तीन चीज समझ में आ गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है, इसका और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है ना, इस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। और एंगल आई इज इक्वल टू होता है इंसिडेंट एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल देते हैं अपन, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही बात है। और ये जो दूसरा वाला एंगल है ना, जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, इसको बोलते हैं अपन एंगल आर। और एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। बात समझ में आ गई है? ठीक है, आपको यही समझ में आ गई क्या? इंसिडेंट रे, आने वाली रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर, जो इसके ऊपर अपने मिरर के ऊपर जो परपेंडिकुलर उसको नॉर्मल बोलते हैं। इन दोनों इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का रिफ्लेक्टेड एंगल। ये चार चीजें समझ में आ गई है, एक दो तीन चार पांच चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन आगे, अब ये पद स्टार्ट करते हैं लो की। पहला जो लो है वो कहता है फर्स्ट लो। फर्स्ट लो, आई थिंक ये पिंक कलर बहुत सारे लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो फिर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ होता है, वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर किसी प्लेन मिरर के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो आने वाला एंगल है वो उसके साथ जो नॉर्मल सा एंगल बनाना है वो और ये इक्वल होगा। मतलब मैंने यहां से बनाया तो फिर ये यहां चली गई लाइट। अगर मान लो कि ये लाइट यहां से आती तो ये यहां से चली जाती। अगर मान लो ये लाइट यहां से आती तो यहां से चली जाती। अगर मान लो कि ये लाइट यहां से आती तो यहां से चली जाती। और कुल मिलाकर के ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल ये बराबर होंगे। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होंगे। जैसे जैसे मैं इसका एंगल बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे इसका एंगल भी बढ़ता जाएगा। और समझ में आ गई? पहला लो हो गया। सेकंड लो ये है कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। अच्छा, प्लेन का मतलब क्या है? क्या ये तीनों कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? घूमने नहीं जा रहे। प्लेन का मतलब ये है कि ऐसे समझो कि जैसे कि एक सेकेंड, कुछ सामान नहीं मिल रहा है। ओके, जैसे कि ये पेपर है ना, ये पेपर है। अगर मान लो कि इसके ऊपर यहां से ये रे आई, ठीक है, ये कौन सी रे आई है? आपकी इंसिडेंट रे। ये बीच में यहाँ नॉर्मल है, तो ये यूं टकरा करके सीधी यूं निकल जाएगी। ठीक है, ये यूं टकरा करके यूं नहीं जाएगी, समझ रहे हो ना? 3D में समझो उसको, 3D के अंदर ये यूं टकरा करके उधर आगे नहीं जाएगी। ये यूं टकरा करके ऐसे नहीं आएगी। ये इधर से आई तो सामने ही जाएगी, ये इस पे आई तो इस पे ही जाएगी। मतलब ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पे ही रहेगी, वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पे ही रहेगी, जेड एक्सिस पर है तो जेड एक्सिस पे ही रहेगी। सेम प्लेन में होगी, है ना? मान लो कि इस प्लेन को मैं बदल के ऐसे कर देता हूँ, तो लाइट यूं मेरी तरफ से आ रही है, यूं टकरा करके फिर आपकी तरफ जाएगी, यूं टकरा करके इधर नहीं चली जाएगी। समझ में आ गया ना? तो सेम प्लेन में होती है। ये हो गया आपका सेकंड लो। तो फर्स्ट लो तो हो गया आपके एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और थर्ड लो हो गया और सेकंड लो हो गया आपके तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो यहाँ लो लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपके फर्स्ट लो है। और सेकंड लो क्या होता है? तीनों जो होते हैं सेम प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो मैंने डायग्राम बनाया वो का वही अच्छी अच्छी राइटिंग के अंदर यह बना हुआ। इसे राइटिंग मेरी भी खराब नहीं थी, बता देता हूँ एक बार, देखो हाँ, ये भी सुंदर था। वो तो मैंने बहुत सारे अलग अलग डायग्राम बना दिए इसलिए वो अजीब लग रहा होगा, बाकी बड़ा सुंदर बनाया था मैंने भी, इतना बुरा तो नहीं बनाया था। ये देखो, ये आपके समझ में आ गया होगा आपको। अगर मान लो मेरा ऐसा लगा है तो इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली। इसमें एरो गलत बना गया, सॉरी, एरो इधर आएगा, है ना? और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। आई होप कि प्लेन मिरर से आपको जो रिफ्लेक्शन है वो समझ में आ गया होगा। दोनों रूल पता होंगे, दोनों रूल आपको याद रहेंगे, भूलना मत। ठीक है,
अब बात करते हैं इमेज की। दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करिए अपने, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का जिसमें लाइट खुद की आ रही है, नॉन ल्यूमिनस का मतलब है जिसकी लाइट खुद की नहीं आ रही है, दूसरों से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। अब बात करें अपन इमेज, दो तरह की इमेज होती है ना। ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म है, पहली है रियल इमेज। कौन सी है रियल इमेज? कौन सी होती है रियल इमेज? अगर लाइट लाइट टकरा करके सारी लाइट कहीं पे मिल रही है, किस जगह पे आ रही है, और उसको आप किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट करवा पा रहे हो, तो उस टाइप की इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। जैसे कि आपकी जो शेडो बन रही है ना, वो तो रियल इमेज है, आपको बताइए, है ना। आ, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझसे लाइट टकराई, और टकरा करके फिर वो पीछे पीछे लाइट की तरफ इधर इधर चली गई, तो मेरी एक इमेज यहाँ बन रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वो कौन सी इमेज बनेगी वहां पे? वो रियल इमेज बनेगी। आप आपकी लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप मोमबत्ती लगाओगे और मोमबत्ती के बाहर आप उसके साइड के अंदर एक वो लकड़ियां, आपको आपकी ज्यादातर लैब में होता है, आपके कुछ पर्दा लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर जब उसकी कैंडल की इमेज फॉर्मेट करवाओगे, फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन करवाओगे, तो वो जो इमेज है वो रियल इमेज है। मतलब कि जिसको आप किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट करवा पाते हो, जो प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर की इमेज बनती है ना, तो प्रोजेक्टर की जो इमेज होती है वो रियल इमेज ही होती है, ठीक है। दूसरी हो गई वर्चुअल इमेज। दूसरी कौन सी हो गई आपकी? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जिस इमेज को आप किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी पर्दे के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करवा पाते, वो मिरर के अंदर बनती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप आपकी फोटो देखते हो कांच के अंदर, तो मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ 5 फीट की डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ मेरा मिरर है, मिरर से मैं 5 फीट डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी? वो वापस से इसके अंदर 5 फीट डिस्टेंस से बनेगी, है ना। तो वो मिरर के अंदर है, मिरर के पीछे एक्चुअल में तो वॉल है, तो वॉल के पीछे इमेज होनी नहीं रही, तो वो वर्चुअल इमेज है, वो आपको दिख रहा है कि इमेज है, पर इमेज वहां पर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इमेज विच इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इसको आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो, और हमेशा मिरर के फ्रंट में बनती है ना। और जो इमेज मिरर के बैक में बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, और जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो होगी आपकी कौन सी? वर्चुअल इमेज। जैसे कि मान लो ऐसा मिरर है, क्या मिरर है, अगर यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, तो इस बंदे की एक इमेज बनेगी यहाँ पर। तो ये जो इमेज है, ये कौन सी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। कौन सी है ये? वर्चुअल इमेज, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इस बंदे की जो इमेज है, यहाँ पर एक वॉल है, क्या है? एक और वॉल है, तो इससे लाइट टकरा करके, या वॉल है या पर्दा है कोई भी, टकरा करके इधर आ जाए, और यहाँ पर इसकी एक इमेज बन जाए इस दीवार के ऊपर, तो इस टाइप की इमेज क्या बोलते हैं अपन? तो आपके बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं, जो कि मिरर के इधर बनती है। वो इमेज होगी वर्चुअल होगी। तो आई आपको रियल इमेज कौन सी और वर्चुअल इमेज कौन सी, जो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चले आगे डायग्राम। अब बात करते हैं अपन मिरर की। तो अभी एक मिरर तो अपन ने पढ़ लिया है ना, प्लेन मिरर की बात की अपन ने, प्लेन मिरर से अपन इमेज फॉर्मेशन की बात की। याद रखना दो रूल है, पहला आई इज इक्वल टू आर, है ना। जो एंगल इंसिडेंस एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो सेम होता है। दूसरा क्या होता है अपना रूल, कि ऑल नॉर्म इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब बात कर रहे हैं अपन मिरर। मिरर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो मिरर इज शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। कोई ऐसा मतलब जैसे रिफ्लेक्शन तो बहुत से यूज होता है, लेकिन अपन ऐसा एक ग्लास ले, उस ग्लास के एक तरफ अपन क्या कर दे, पॉलिश कर दें, तो उसके बाद में उसमें से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, अगर वो प्लेन है, ठीक है, जो अपन बात की थी। लेकिन एक मिरर और भी होता है, जो होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा होता है? स्फेरिकल मिरर। लेकिन पहले अपन प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेते हैं, इसके जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो देखो इसके जो रूल है वो तो मैंने बता दिया आपको, है ना, कि वो आई इज इक्वल टू आर, और प्लेन जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होते हैं। अब मिरर हैविंग ए फ्लैट सरफेस कॉल्ड प्लेन मिरर। अब इसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है, उस इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, अब प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर के अंदर हमेशा ही एक कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। जैसे कांच है, इस कांच के सामने मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये डिब्बा रखा हुआ है, इस डिब्बी है ना, इस डिब्बी से लाइट यूं टकराई, और टकरा करके मेरी आंखों में चली गई, ठीक है। सारी जो रेस थी वो सारी सारी रिफ्लेक्ट हो गई, सारी टकरा करके रे आंखों में चली गई, तो मुझे दिख रहा है, बट मुझे इधर से आता हुआ दिख रहा है, कहाँ से? यहाँ से आता हुआ।
तो मुझे यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो थी 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी मुझे 5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर कांच के अंदर वो डिब्बी दिख रही होगी। और समझ में आ गई। मैं खुद भी यहाँ खड़ा हूँ तो मैं जितना जैसा खड़ा हूँ मुझे उसके अंदर मेरे के अंदर दिख रहा हूँ। तो हमेशा कौन सी वर्चुअल इमेज बनती है, और हमेशा क्या बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी इमेज बनती है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम द मिरर। मैंने बताया जैसे आपको ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर होगी। ऐसा नहीं हो यहाँ तो वो दूर दिख रहा हूँ, यहाँ पास हो जाएगा, या पास होना दूर हो जाएगा। प्लेन मिरर के अंदर तो डिस्टेंस होती है मिरर से इमेज की और ऑब्जेक्ट की, वो सेम होती है। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की बनती है ना। जितनी बड़ी ये होगी उतनी बड़ी ये होगी। मैं जितना बड़ा हूं मैं उतना बड़ा मिरर के अंदर भी दिखूंगा। ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ छोटा हूँ मिरर में लंबा दिख जाऊं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या होता है, मतलब लेटरली इन्वर्ट, यूं तो सीधी होती है, इरेक्ट तो होती है, लेकिन लेटरल इन्वर्टेड होती है। मतलब कि राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है। मैं राइट हैंड उठाऊंगा तो वहां मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट। लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो मिरर में क्या दिखेगा, राइट। इसलिए आपने देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह के अंदर, ये एम्बुलेंस को उल्टे लिखते हैं अपन, है ना। मतलब एम्बुलेंस होती है उसके उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो जो मिरर होता है उस मिरर के अंदर वो ताकि सीधा दिख जाए। ठीक है। वैसे वो जो बेक मिरर होता है कार्स का, उसके अंदर प्लेन मिरर नहीं होता, उसमें कौन सा मिरर होता है वो बताऊंगा। अभी अपन बात नहीं कर रहे उसकी, अभी अपन आगे बात करेंगे उसकी। ठीक है भाई, कंफ्यूज हो गए। अब बात करते हैं अपन स्फेरिकल मिरर की। कौन सा कर रहे हैं अपन, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है, देखो एक बड़ा सा क्या है, ग्लास। एक बड़ा सा क्या है, ग्लास है, कांच का टुकड़ा है। इस कांच के टुकड़े को अपन ने दो साइड से तोड़ दिया, काट दिया। एक मैंने इसको यहां से काट दिया, एक मैंने इसको यहां से काट। ठीक है। यहां से काट दिया, यहां से काट दिया। यहां से जो टुकड़ा कटा, बिजता बताऊं जगह नहीं बच रही। हाँ। तो ये यहां से जो मैंने काटा, ये वाला पार्ट, और वहां से जो काटा वो ये वाला पार्ट। बात समझ में आ गई। एक बड़ा सा ग्लास का टुकड़ा था, तो ग्लास के टुकड़े को मैं इधर से भी काट दिया, इधर से भी काट दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इन दोनों के मैं क्या करूं, एक एक तरफ क्या कर दूं, इनके मैं पॉलिश कर दूं। इसके तो मैं कर देता हूं इधर पॉलिश, और इसके मैं कर देता हूं इधर पॉलिश। तो अब है ना, इसके एक तरफ पॉलिश करी तो एक तरफ भी शाइनी और रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, इसके अंदर भी एक तरफ शाइनी और रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। तो अब जो ये मिरर बने हैं ना, ये दो स्फेरिकल मिरर बने हैं, इस वाले मिरर को बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और इस टाइप के मिरर को अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। जिसके अंदर केव बन रही होती है ना, केव, जो शाइनी सरफेस की बात बात कर रहा हूं मैं, ये तो इसमें बन रही है, उल्टी तरह बन रही है। तो शाइनी सरफेस की तरफ जो केव बन रही होती है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अपने बड़े से गोले के दो पार्ट करके काट दिए तो बात समझ आ गई। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मिरर सेविंग कर्व डिफरेंट सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। ये बड़े से स्फेयर का पार्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप अंदर जैसे कुछ भी काट दो, ऐसा नहीं होता है ना। दो टाइप के मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस टर्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स की तरफ अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव होगा, जैसे कि ये वाला। और जिसके अंदर जो आपका शाइनी सरफेस है वो बाहर की तरफ होगा, तो वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब बात करते हैं अपन इसके कुछ 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 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों की। ठीक है। जो कि आपको इस मिरर, मतलब इसके स्फेरिकल मिरर के अंदर होती है, जिनकी डेफिनेशन के बारे में बात भी करेंगे, और उनके बाद में, ताकि आपको बाद में जो रे डायग्राम बनाने हैं उसमें समझ में आ जाए कौन चीज क्या है। ठीक है। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि एक बहुत बड़े से गोले का पार्ट है ना। मैंने क्या बताया आपको कि बड़े से गोले का ये पार्ट है। तो इस गोले से मान लो, अभी पैसे की बात कर रहा हूँ, पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ ना। यहाँ से मैंने इसको काट के निकाल दिया, ऐसा। ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग। बात समझ आ गई। तो इसके यहाँ पे ये जो इसका सेंटर होगा, इसके यहाँ पे डायमीटर होगा। तो इसके सेंटर से जो ये लाइन निकल रही होती है ना, कौन सी, जो इसके सेंटर से निकल रही होगी इस मिरर से, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। समझ आ गई। ये किसी रेडियस का पार्ट है। यस, ये किसी रेडियस का पार्ट है, मतलब किसी स्फेयर का पार्ट जिसकी कोई रेडियस होगी। ये इस जिस जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर होगा जिस स्फेयर से बना हुआ है, उसका जो सेंटर होगा उसको अपन बोलते हैं सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इस सेंटर और ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे जो पॉइंट कट कर रहा होता है उसको अपन बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं उसको? पी लिखते हैं और पोल बोलते हैं। समझ में आ गई? प्रिंसिपल एक्सिस या आइडियल लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस सेंटर के स्फीयर से बना हुआ है उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया पोल। इस पोल और सी के बीच में बिल्कुल मान लो कि यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर है, इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। एफ लिखते हैं, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इस सी से लेकर के इस पी तक की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? ये यहां से क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और इस एफ से लेकर के इस पी तक की जो पॉइंट होता है, जो डिस्टेंस होती है, इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो समझ में हो गई? एक अपर्चर होता है, इसकी लेंस का जो डायमीटर होता है, लेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। समझ में आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी लंबी वाली लाइन जिस सेंटर के स्फेयर से ये बना हुआ है उस सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ये हो गया आपके पोल जो आप प्रिंसिपल एक्सिस में टच हो रहा है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकल लेंथ, फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ, ये फोकस पॉइंट है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ये सारे सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। ये पॉइंट जो है इन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है भाई? यहाँ लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम भी बना हुआ है। तो ये ऐसे कैसे सेम मैंने भी बनाया, कौन से मिरर का? कॉनकेव मिरर का। ऐसा ऐसे कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी ऐसे ही होता है। अब ये बाहर की तरफ बना हुआ है क्योंकि गोला, इस गोले का पार्ट था इसको इधर से काटा हुआ है, तो इसका सेंटर पॉइंट इधर होगा, फोकस पॉइंट इसका ये बीच में यहाँ आएगा। ठीक है। ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये यही है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ हो गया। समझ में आ गई? तो सबसे बात करते हैं पोल। पोल क्या हो गया? The center of reflecting surface of a spherical mirror is known as pole. Pole lies on the surface of the spherical mirror. Pole is generally represented by P. P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है जहां पे मिरर जो है इसको टच हो रहा है। ठीक है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर, इसको हम बोलते हैं सेंटर। जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। उसके बाद में है आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको आर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अपर्चर, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपका लेंस है उसका डायमीटर, उसको क्या बोलते हैं? अपन अपर्चर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो आपके उस वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से और प्रिंसिपल एक्सिस वो पोल से जो लाइन निकल रही है उसको अपन एक इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। और सारे पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होते हैं। फोकस क्या होता है? जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे और इस पोल के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं अपन फोकस। या इसको अपन डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, अपन बात करेंगे अपन कि जो भी लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है ना वो टकरा करके जिस जगह पे आके मिलती है उसको अपन बोलते हैं फोकस। ये फोकस में मिलती है और ये हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही होता है। और मान लो कि आपके कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके अंदर वो हमेशा पोल फोकस की तरफ से आती हुई दिखेगी। ठीक है। अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, आपको अपीयर होती हुई दिखेगी उसको बोलेंगे फोकस। और जहां पे कन्वर्ज हो रही है वो आपके कौन से कॉन्केव मिरर के अंदर। ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो गया? फोकस से लेकर के पोल के बीच जो डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब हम बात करते हैं रे डायग्राम बनाने की। लेकिन रे डायग्राम बनाने से भी पहले आपको चार रूल पढ़ने हैं। किसके? मिरर के। कौन से मिरर के? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के, मतलब स्फेरिकल मिरर के। मिरर के अपने चार रूल के बारे में बात करेंगे और चार रूल देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके रे डायग्राम है वो कैसे बनाना है। बड़े सिंपल सिंपल से हैं, अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे और बना लेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ रे टू प्रिंसिपल। अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के, इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही है और टकरा करके किधर जाएगी वो?
फोकस की तरफ। बात समझ में आ गई? अगर कोई लाइन पैरेलल आती है, अगर कोई लाइन पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस की से ही निकलेगी, इसके अंदर कॉन्केव मिरर के अंदर। बात समझ में आ गई? और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर कोई लाइन लाइट रे वो पैरेलल जा रही है तो टकरा के डाइवर्ज होती है ना, तो डाइवर्ज होने के बाद में क्या होगी, वो इस फोकस से आती हुई दिखेगी। मतलब कि फोकस से आ ही रही तो डिफरेंस तो ये हो गया, लेकिन वो आएगी डायरेक्शन के अंदर यहाँ से। ऐसा नहीं होगा यूं होकर के और यूं चली जाए, ऐसा नहीं होगा कि यूं होकर के यूं चली जाए। वो कहाँ से आएगी, वो यूं होकर यूं ही जाएगी, क्योंकि फोकस से आती हुई वो हमेशा दिखेगी। बात आगे समझ में? ठीक है। तो अच्छा, इसको अपन कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, पता है ना आपको? हमेशा बताना भूल गया हूँ, क्योंकि जो भी लाइट होती है वो हमेशा टकरा करके सारी सारी क्या होती है, वो फोकस पे आके ही मिलती है इन्फिनिटी से आकर के। और इसके अंदर जो क्या होती है, इस फोकस से आती हुई दिखती है हमें सारी सारी लाइट, जिसको अपन डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्ज होती है, फैलती है, इसके अंदर कन्वर्ज होती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? चले आगे। तो पहला लो समझ में आ गया, अगर लाइन पैरेलल रहेगी तो किधर से जाएगी, वो फोकस को निकलेगी। सेकंड लो, सेकंड ये कह रहा है अगर फोकस से निकले, अगर कोई लाइन जो है लाइट रे वो फोकस से निकले, किससे फोकस से निकले, किससे फोकस से निकले, वो आपके इस कॉनकेव मिरर के फोकस से निकले, तो हमेशा ही वो पैरेलल निकल जाएगी। ऐसा नहीं टकरा करके इधर चले जाएगा। अगर वो फोकस से आ रही है, अगर वो फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल ही जाएगी। ठीक है। और अगर कौन सा मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो अगर वो लाइट जो है फोकस की तरफ आ रही है तो वो पैरेलल डाइवर्ज हो जाएगी। समझ में आ गया? फोकस की तरफ आ रही थी तो वो फिर चली जाएगी पैरेलल। रूल समझ में आ गया क्या? बड़ा सिंपल सा रूल है, नोट्स के लिए इसको लिख लेना, मैं आपको समझा दिया है। अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ से आ रही है तो वो कन्वर्ज होकर किधर जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस की बिल्कुल तरफ पैरेलल निकल जाएगी, ऐसी की ऐसी। पढ़ लो, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वो सेम डायरेक्शन के अंदर वापस आ जाएगी। क्या होगा, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो सेम डायरेक्शन के अंदर वापस से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। और मान लो कि कॉन्वेक्स मिरर हो तो क्या होगी, कोई लाइट रे सीधी सीधी जा रही है किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वो वापस से ही इसी डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स एट द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, वो आती हुई दिखेगी। ठीक है, बात समझ आ गई? ये हो गई थर्ड लो। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर आती है तो वो जिस एंगल पे आई है ना उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होती है। ये किसी सेम है, अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर आती है तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर के टर्न हो जाएगी, उड़ जाएगी। बात समझ आ गई क्या? तो ये चार रूल है ना। पहला रूल कौन सा हो गया, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो क्या होगी, फोकस से निकल जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस पे जा रही है तो क्या होगी, पैरेलल निकल जाएगी। थर्ड रूल क्या था, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो वो सेम डायरेक्शन में वापस इसी से आ जाएगी। और अगर कोई लाइट रे पोल पे जा रही है तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चार रूल हो गए। इन चार रूल का यूज करके अपन बनाएंगे रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम देखो मैं आपको बना के बताऊंगा हैंड टू हैंड उसी टाइम पर, और आपको साथ साथ में वो बनाने हैं। ये तो हो गया फिर रे डायग्राम की टेबल। ठीक है, कि इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, रियल बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अपन इसको बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। अभी मैं यहाँ पे आप बेतरफली बना रहा हूँ, आप उसको फेयर में अपना कंपास लीजिए, कंपास लेकर के पेंसिल लीजिए, स्केल लीजिए, और एक लाइन बनाइए। कितने सेंटीमीटर का आप अंदाज से ले लो, जैसे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेते हैं ना, 10 सेंटीमीटर की बना लेते हैं, या चाहो तो आप हाँ 10 सेंटीमीटर की चाहिए, या 6 सेंटीमीटर की बना सकते हो तो 603 हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाता हूँ, बनाना है मैं बताता हूँ, देखो आपको। सबसे पहले आप एक काम करो, ऐसा एक मिरर बनाओ, इससे कंपास से ऐसा रख करके, मान लो कि आप 10 सेंटीमीटर बना रहे हो, तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस रख करके ऐसा, समझ आ गया? यहाँ लिख दो सी, यहाँ लिख दो पी। ठीक है, ड्रॉ करके कैमरा ब्लर हो गया, चल गया क्या, चल गया। आपने क्या किया, आपका कंपास रख करके 10 सेंटीमीटर रख करके इसको यहाँ से यहाँ तक काटिए। 8 सेंटीमीटर ले लेते, चलो 10 से ज्यादा हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर को रख करके आपने इसको काट दिया। बात समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे क्या है कि ये आधा होता है फोकल लेंथ, तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट आधा 4 सेंटीमीटर पे क्या लिखना है,
इतना काम आपको 6 बार करना है। क्या करना है? 6 बार। 6 बार करके आप जो है उसको एक बार रख दो, फिर उसको वीडियो को पॉज करो एक बार। 6 बार ऐसे रेडियस बना लो, इतना कर लिया, बस एक लाइन बनाओ 8 सेंटीमीटर के रेडियस से। 8 सेंटीमीटर पे सी लिख दो, बीच में 4 सेंटीमीटर एफ लिख दो, यहाँ पर पी लिख दो, और यहाँ पे बना दो शेडो। और ऐसा 6 बार कर दो। उसके बाद हम बनाते हैं आगे। आई होप आपने ये बना लिए होंगे पॉज करके। अब चलते हैं अपन आगे। चलिए, तो अपन ने 4 रूल पढ़े थे। कितने रूल पढ़े थे? 4 रूल पढ़े थे। उन 4 रूल में से कोई भी 2 लॉ लगा करके, और 2 लॉ लगा आपको क्या करना है कि रेफॉर्मेशन करना है। तो फर्स्ट जो है, मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका है इन्फिनिटी पर है। कहाँ है? ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इन्फिनिटी से जब भी कोई लाइट रे आती है तो पैरेलल आती है। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आई तो किधर को निकलती है? लो के हिसाब से वो फोकस से निकलती है। तो कैसे निकल जाएगी क्या? यस और नो? यस। एक और लो लगाए थे अपन, लाइन से पैरेलल लेगी, तो मान लो कि ये यहाँ से आई पैरेलल, किधर निकलेगी? ये फोकस से निकल जाएगी। जहां पर ये लाइट रे मिल रही होगी ना, वहां आपकी इमेज बन रही है। तो ये मिल कहाँ रही है? ये फोकस पे बन रही है। जो आपकी इमेज है ना, वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी एट फोकस। अगर मान लो कि ये ऊपर की तरफ मिल रही होती, तब तो वो बनती सीधी। अगर ये नीचे होती तो क्या बनती है? उल्टी। ये बीच में बन रही है, तो ये बन रही है पॉइंट साइज। क्या बन रही है ये? पॉइंट साइज। बात समझ में आ गई क्या? अगर मिरर के इधर बनती है तो उसको बोलते हैं अपन रियल, और मिरर के अंदर बनती है तो उसको बोलते हैं अपन वर्चुअल। तो ये क्या है? रियल है। क्या बनेंगे इसको? रियल। फोकस पे बनी, पॉइंट साइज बनी, रियल बनी। बात समझ में आ गई क्या? अब अपन बनाते हैं ऐसा सा। आपने सेकंड भी बना रखा होगा आपने, आई होप, जिसके अंदर क्या कर रखी है आपने? ऐसे शेडो कर रखी होगी, है ना? ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका पोल। चलिए, अब अपन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना, वो अपना कहाँ पर है? वो सी पर, सी के बियॉन्ड है। कहाँ है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। पहले अपन के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, अभी अपन एरो बना रहे हैं। आप कैंडिल बना सकते हो, मर्जी से बना दो, चाहे खुद की फोटो बना दो, जो बनाओगे उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो है अपन यहाँ पे लगाएंगे 2 लो। पहला लो गया, अगर कोई लाइट रे पैरेलल गई तो वो क्या होगी? फोकस से होकर निकलेगी। सही है क्या? गलत तो नहीं किया मैंने? और अगर कोई लाइट रे फोकस से गई तो क्या होगी? वो पैरेलल निकलेगी। तो इमेज जो है वो अभी कहाँ बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है। कहाँ बन रही है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आपकी इमेज बनी अभी देखो, अभी देखो मैं तो ये बना रहा हूँ रफली, बट फिर मेरा थोड़ा ठीक ठीक बन रहा है। आप इसको फेयरली बनोगे ना, तो एग्जैक्ट जहां बननी चाहिए, जैसी बननी चाहिए वैसी इमेज आपकी बनेगी, है ना? तो ये कहाँ बनी? सी और एफ के बीच में। कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब लोग ध्यान से देखो, तो ये एरो की साइज ये थी, और ये एरो की साइज से थोड़ा कम है, तो छोटी बनी है, डिमेंस्ड बनी है। क्या बनी है? ठीक है, ये नीचे बनी है ना, इसमें उल्टा बनाया तो इन्वर्टेड बनी है, मतलब उल्टी बनी है फोटो, है ना? और इधर मेरे के इधर है तो मतलब रियल है, तो क्या लिखेंगे अपन? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ना, यही आपके सेम बुक के वो चार्ट में लिखा हुआ है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, इन्फिनिटी बनी तो फोकस से बनी, पॉइंट से बनी, रियल बनी, वो लिखा हुआ अपन ने। बियॉन्ड सी पे जब था क्या बना? एफ और सी के बीच में बनी है, स्मॉल बनी है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, वही लिखा अपन ने। अब लिख रहे हैं अपन सी के ऊपर। अब हम बनाते हैं सी के ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका पी। ठीक है, 2 लो लगाने हैं अपने को। ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रख रहे हैं अपन? सी पर रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? सी पर। तो अगर लाइन कहाँ से गई? पैरेलल,
किधर को जाएगी, फोकस होकर निकलेगी, सही है क्या। और अगर लाइट रे फोकस होकर निकली तो किधर जाएगी, जैसे निकलेगी। तो आप देखोगे ध्यान से, तो जो इमेज आपकी वो कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। कहाँ बनेगी वो, सी पर ही बनेगी। तो अगर इमेज जो है वो आपके कहाँ पर हो, 8C, आप लोग आई होप बना के साथ साथ ही बना रहे होंगे, देख रहे होंगे ना। अगर सी पर है तो जो इमेज बनी है आपकी कहाँ बनी है, 8C, सी पर ही इमेज बनी है ना। सेम साइज की बनेगी, जितनी साइज की ये होगी उतनी साइज की ये बनेगी। क्या लिखोगे, सेम साइज, ठीक है। रियल बनी है, इधर बनी रियल है, और उल्टी मतलब इन्वर्टेड क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्ट। बात समझ में आ गई, बन गया। चलो आगे। अब अपन क्या करते हैं, अभी आपको क्वेश्चन इन्फिनिटी दिया था अपन ने, फिर लिया अपने बियॉन्ड सी, फिर लिया सी, अब बस सी और एफ के बीच में रखना है। ऐसे आगे के अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। चलो, ये बन गया आपका मिरर। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका पोल। और इमेज जो है वो अपन बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं अपन सी और एफ के बीच में। क्या बना रहे हैं, सी और एफ के बीच में। अगर लाइट रे अगर सीधी गई तो किधर निकलेगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। और अगर लाइट रे फोकस पे होकर के गई, सीधी लाइट जैसे बन गई मेरी, तो वो क्या होगी, सही नहीं होना, थोड़ा लंबा करना। तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड एफ बनेगी। क्या बनेगी, अच्छा, ये तो उसमें डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे आएगा एकदम देख करके। देखो, तो अगर मान लो कि मैंने कहाँ बनाई थी, सी और एफ के बीच में अगर इमेज थी आपकी, तो इमेज थी वो कहाँ थी, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज जो है वो आपकी कहाँ बनी है, इमेज बनी है आपके बियॉन्ड सी। क्या बनी है, बियॉन्ड सी, ठीक है। देखो साइज जो है वो क्या बनी है, इससे छोटी थी, इससे ये बड़ी है ना। क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड। साइज क्या है इसकी, इनलार्ज्ड। और रियल है और इन्वर्टेड है, इधर से तो रियल ही होती है हमेशा ही। क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। बात आ गई समझ में। चले, हो गए अपने 4 डायग्राम। फिफ्थ डायग्राम काम ना लिया, अब चलेंगे अपन फोकस के ऊपर बनाएंगे। अपन बनाते हैं फोकस के ऊपर। ये हो गया आपके सी, ये हो गया आपके एफ, ये हो गया आपके पी, ठीक है। अब बनाते हैं अपन कहाँ पर, ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर, 8F। अगर लाइट रे पैरेलल गई तब तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से ही निकलेगी, सही है। और अगर लाइट, अब देखो यहाँ से अपन जो है ये वाला रो तो लगा नहीं सकते हैं, या तो अपन सेंट्रो कर्वेचर वाला लगा सकते हैं, या फिर अपन ये वाला लगा देते हैं कि जिस एंगल पे पोल पे आएगी उसी एंगल से वो दूर चली जाएगी, आएगी उसी एंगल से वो ऐसे चली जाएगी। तो देखो, तो ये लाइन जो है ना बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है। तो बहुत आगे जा रही है मतलब कहीं 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 पे इंफिनिटी तक जा रही है, तो इसका मतलब जो इमेज है वो कहाँ बनेगी आपके, इन्फिनिटी पर, ठीक है। ये इन्फिनिटी साइन होता है ना, उल्टा आर्ट नहीं है वो। और जो साइज होगी तो देखो क्या होगी इसकी, तो देखो ये यहाँ आ रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आगे बढ़ते 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 ये डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है ना। तो मतलब कि हाईली इनलार्ज होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, हाईली इनलार्ज। और बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड है ना, ये भी उल्टी नीचे आ रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट अपना सिक्स्थ वाला रे डायग्राम, इसमें क्या है आपके, इसके अंदर अपने को और पास दिखाते हैं अपन अपना ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपके सी, ये हो गया आपके एफ। ऑब्जेक्ट को जो है बिल्कुल आप यहीं लेके आ जाओ, फोकस और पोल के बीच में। कहाँ लेके आ रहे हैं अपन, बिटवीन
फोकस एंड पोल। अगर लाइट रे, देखो यहाँ पे फोकस वाला रूल नहीं लगता, क्योंकि यहाँ टकराएगी तो फिर फोकस से ये निकलनी चाहिए बट निकल नहीं पाएगी, तो अपन सेंट्रो कर्वेचर वाला रूल लगाते हैं। तो ये अगर सेंट्रो कर्वेचर की तरफ जाएगी तो उसी डायरेक्शन के अंदर वापस से ये मुड़ जाएगी, इधर गई थी तो वापस से सेंट्रो कर्वेचर की तरफ ही चलेगी। पहला रूल तो ये। सेकंड वाला रूल क्या लगेगा आपने यहाँ पे, अगर पोल की तरफ गई तो जिस एंगल से गई थी उसी एंगल से ये वापस से चलेगी। अब ध्यान से देखो, तो देखो ये दोनों दूर जाती हुई दिख रही है ना, दूर जाती दिख रही, इसका मतलब ये कहीं मिलेगी तो है ही नहीं, तो मिलेगी नहीं तो इमेज कैसे बनेगी, नहीं बन सकती ना। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ही उल्टी डायरेक्शन के अंदर मिरर के पीछे की तरफ अपन इसको मिला देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अपने को कोई यहाँ से आदमी देख रहा है ना, तो उसको यहाँ से इमेज लाइन आती हुई दिखेगी, तो उसको इमेज यहाँ दिखेगी। बस समझ आ गई। लाइट यहाँ लाइट मिल नहीं रही है, जब जो आपका प्लेन जो होता है उसमें ऐसे होता है ना कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा हुआ है मेरे पास में, लेकिन वो लाइट टकरा करके मुझे अंदर से आती हुई दिख रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो अपने को भी यहाँ पे मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे जो बनेगी क्या बनेगी, इमेज बनेगी आपके बिहाइंड द मिरर। क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर। बात समझ में आ गई। तो इस चैप्टर के अंदर है ना, मेन इंपोर्टेंट रे डायग्राम है, इसलिए मेरा टाइम लग रहा है रे डायग्राम पे, एक डायग्राम को बना के बता रहा हूँ। बाकी तो थ्योरी तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा रे डायग्राम है, रे डायग्राम और न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए एक एक डायग्राम मैंने आपको खुद बना के दिखाया, और आई होप कि आप भी साथ में बना रहे होंगे। इसलिए इसके अंदर बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की आपको जरूरत नहीं है, आराम आराम से करो, सारे डायग्राम खुद बना के देखो। साइज क्या होगी इसकी, तो देखो दिख रहा है ये छोटा था, इमेज और इमेज बड़ी बननी चाहिए, लेकिन लार्ज बड़ी बनी है। और देखो ये एरो सीधा आया है मेरा, ऊपर आया ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सीधी बनी है, मतलब इरेक्ट है। पर उधर है ना, मिरर के अंदर की तरफ तो क्या होती है, कौन सी है, ये वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब केवल इस एक कंडीशन में, जब फोकस और पोल के बीच में होता है ना ऑब्जेक्ट, तब केवल वर्चुअल इमेज बनती है किसमें, कॉनकेव मिरर में। बाकी हर बार कौन सी रियल इमेज ही बनती है। तो कौन से मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर में केवल एक बार वर्चुअल इमेज बनती है, कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट आपके फोकस और पोल के बीच में हो। समझ आ गया ये आपको। छह के छह रे डायग्राम मैंने आपको हैंड टू हैंड लाइव बना के बता दिया, लोग बोलो। और वही टेबल यहाँ पे ये बनी हुई है, और आपकी बुक के अंदर भी ये टेबल है कि सी पर जब होता है ऑब्जेक्ट, तब सी पे ही इमेज बनती है, सेम साइज की बनेगी, रियर इन्वर्टर बनेगी। सी और एफ पर हो तो बिहाइंड से बनता है, इनलार्ज बनता है, रियर इन्वर्टर बनती है। फोकस पे तो इंफिनिटी पे जाके बनती है, हाईली इनलार्ज होती है, जो मैंने लिखा हो सेम होगा भी लिखा हुआ है यहाँ पे। बिटवीन फोकस तो बिहाइंड द मिरर बनती है, इनलार्ज बनती है, वर्चुअल रिएक्शन बनती है। बात समझ आ गई क्या। आपको ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए कि कौन सी जगह पर इमेज है, तो कौन सी जगह पर, कौन सी जगह पर ऑब्जेक्ट है तो कौन सी जगह पर आपका इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, किस साइज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है ना, छोटी है, डिविज्ड है, बड़ी है, लार्ज है, उसका वो पता होना चाहिए ना। और नहीं पता है तो डायग्राम बना करके आप पता कर लो, अपना आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको याद नहीं भी रह रही तो आप खुद बना करके भी देख सकते हो। 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का, मतलब 8 सेंटीमीटर अगर आप रेडियस स्क्वेचर लेते हो तो फोकल लेंथ देना 4 सेंटीमीटर की, या फिर आप 9 सेंटीमीटर 6 और 9 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको 4.5 लेना पड़ेगा, या फिर 6 और 3 ले लेना। 6 सेंटीमीटर का आप रेडियस स्क्वेचर ले लेना, 3 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ ले लेना। ऐसे करके आप बना के देखोगे तो फिर आप देखोगे। अभी ऑफलाइन क्लास के अंदर तो जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो हम सारे सारे रेड डायग्राम खुद बनाते हैं, बच्चे सारे एक साथ उसी टाइम बनाते हैं हैंड टू हैंड, तो उससे उनकी प्रैक्टिस हो जाती है ना। आप लोग ऑनलाइन में जो भी पढ़ रहे हो तो उसको वहीं पे उसको बना के देखो, तो आपको ये छह के छह डायग्राम समझ में आ गए होंगे। किसके बनाए अपन ने, कॉनकेव मिरर के, है ना। ये कॉनकेव मिरर के छह के छह डायग्राम अपन ने बना लिए। अब आते हैं कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स बड़ा सिंपल था, पहले उससे पहले अपना कॉनकेव मिरर के यूज देख लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स बनाते हैं। कॉन्वेक्स इसके बाद में। हाँ, कॉनकेव मिरर के पहले अपने यूज देख लेते हैं, क्या यूज है। एज रिफ्लेक्टर इन इलेक्ट्रिक टॉर्च, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, सर्च लाइट, the source of light put at the focus of the reflector which produce a strong parallel beam of light। तो क्या होता है, जो टॉर्च होती है ना, उस टॉर्च में, या फिर जो आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना, उसका जो बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स के अंदर जहां पे कहीं लाइट लगी होती है ना,
और उस लाइट जो है ना, वो लाइट ऐसी जगह पर रिफ्लेक्ट करते हैं जहां पर ये इसके फोकस। तो अभी आपने अगर पढ़ा था कि फोकस से लाइट से जाती है मिरर के ऊपर, उनके मिरर में, तो क्या होती है, पैरेलल जाती है। तो अगर ये लाइट यहाँ से टकरा करके यूं जाएगी, जहाँ कहाँ रही है, सबकी सब फोकस से जा रही है, तो फोकस से कितना जाएगी, ये पैरेलल जाएगी, कितनी जाएगी ये, पैरेलल। तो दूर तक अपने को दिखता है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए टॉर्च में और हेडलाइट के अंदर अपन इसका यूज करते हैं, किसका, कॉनकेव मिरर का। ए शेविंग मिरर टू प्रोड्यूस लार्जर इमेज ऑफ फेस टू फैसिलिटेट बेटर व्यूइंग ड्यूरिंग शेविंग। आपने देखा होगा कि वो आप जब ये अभी इसके अंदर इनलार्ज बनी थी फोटो, कब बनी थी इनलार्ज फोटो अपनी, जब इसको आप पास में रखते हो ना, फोकस और पोल के बीच में जब अपना आप उसके अंदर इमेज रखोगे ना, तो साइज में बड़ी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो इसीलिए शेविंग मिरर के अंदर इसको यूज करते हैं, ताकि क्या हो कि जब उसको पास में हो तो आपको वो फोटो बड़ी दिखे, आपको जूम दिखे, है ना। तो उससे आपको छोटे छोटे पिंपल भी होने चाहिए कि आपको साथ साथ दिख जाएंगे उसके अंदर। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर, वो सेम उसके जैसे नाम देखा होगा कि डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो उनके पास ऐसा मिरर होता है, ऐसा स्टैंड होता है, उस स्टैंड के नीचे से मिरर लगा होता है ना। तो वो आपका मुंह फाड़ करके भी उसके अंदर डाल कर देखेंगे, तो उसके अंदर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि उसके अंदर इमेज जो होती है वो जूम दिखती है, इनलार्ज दिखती है, इसलिए। रिफ्लेक्टर इन सोलर फन, इसके अलावा ये रिफ्लेक्ट, आपको पता ही है कि ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, तो उसको वो सोलर कुकर या फिर जो भी सोलर फर्नेस होते हैं या फिर सोलर पावर से चलने वाले जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उनमें यूज कर देता है, ताकि वो लाइट को कन्वर्ज कर दे, ज्यादा इफेक्टिव बन पाए। तो ये हो गया आपके कॉनकेव मिरर के यूज। अब चलते हैं अपन आगे, कहाँ चल रहे हैं अपन, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो दो डायग्राम होते हैं खाली, बस दो ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसके सी और एफ सब मिरर के उधर है, उधर अपना ऑब्जेक्ट कैसे लेके जा सकते हैं। तो या तो ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे हो, या फिर कहां पर हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तब क्या होगा, जो आपके लाइन है उसकी किधर जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाकर किधर जाएगी, वो फोकस आती हुई दिखेगी, फोकस आती हुई दिखेगी, फोकस आती हुई दिखेगी। तो इसका मतलब जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर, ऊपर नीचे कहीं नहीं है, मतलब पॉइंट साइज बनेगी, फोकस पे बनेगी, मिरर के अंदर है, मतलब वर्चुअल बनेगी, क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो वर्चुअल इनडायरेक्ट बनेगी, आ गया इन्फिनिटी में, वर्चुअल बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, और हाईली डिमेंस, बहुत छोटी बनेगी, आप पॉइंट साइज भी बोल सकते हो आप, है ना। और मान लो कि ऑब्जेक्ट आपके वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर है, तो दो लो लगा दो, एक तो ये लगा दो, पैरेलल जाएगी तो फोकस आती हुई दिखेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह दिखेगी। तो पोल और एफ के बीच में कहीं इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, और कहाँ बनेगी, उसको बना के देखना आप अभी, ठीक है। ऐसा सेम बनाना है आपको, मिरर बनाना है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, कुछ मिरर बनाओगे ना, तो ऐसा बनाओगे आप। तो यहाँ रखना कंपास सी पर, जैसे मान लो 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर बनाना, बीच में 3 सेंटीमीटर पे फोकस बना देना, और फिर इधर इमेज बनानी है। ऐसा बना के देखना, अभी बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए कॉन्वेक्स मिरर के यूज के बारे में बात करते हैं अपन। तो कॉन्वेक्स मिरर इज कॉमनली यूज्ड इज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड। देखो ये कहा जाए, ये हम देखो, ये फोटो देखो, अगर ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के, अपने जो बात करते हैं ना कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में क्या ज्यादातर वर्चुअल, ज्यादातर रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज खाली एक बार बनती है जब फोकस और पोल के बीच में। इसके अंदर सारी सारी रियली बनती है ना, सारी सारी वर्चुअली बनती है। अब मान लो कि ये इसका पोल है और यहाँ कहीं पर कोई भी गाड़ी वाड़ी आ रही है, तो उसकी जो इमेज है तो वो क्या बन रही है, छोटी बन रही है। उस वजह से क्या होता है, उसमें ज्यादा एरिया दिखता है। तो अपने गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, साइड वाले चाहे ऊपर वाला, वो जो बैक मिरर होता है, उसमें ये मिरर यूज करते हैं, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं, ताकि अपन ज्यादा एरिया दिख जाए, है ना। लेकिन आपको पता है वो उसमें लिखा भी होता है, आपके जो मिरर होता है उसके अंदर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन द एपियर, कुछ लिखा होता है ना, ऑब्जेक्ट में भी क्लोजर देन द एपियर। क्यों, क्योंकि आपको उसमें छोटा दिख रहा है, इमेज जो छोटी दिखती है उसमें क्या वाइड एंगल दिखता है, लेकिन दिखते छोटा है। आपको लग रहा है ये छोटा दिख रहा है बहुत दूर पर, बहुत दूर नहीं हो सकता, वो पास ही हो। इस उसमें से लिखा हुआ ध्यान रखना चाहिए अपने को इस बात का, ठीक है। तो वहां पर कौन सा मिरर यूज होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। चले आगे, चलिए अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। देखो न्यूमेरिकल्स करने से पहले अपने को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, है ना। साइन कन्वेंशन, तो पहली चीज, साइन कन्वेंशन क्या है, कि ये फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, ये जो है, इनकी डिस्टेंस को अपन नापना कहाँ से है, कैसे नापना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको मतलब साइन कन्वेंशन। बड़ा सिंपल सा, दिखने में भारी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल सा। लोग जनरली अपन जो भी रेड 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 डायग्राम बनाते हैं ना, उसके अंदर अपन लेफ्ट से राइट की तरफ ही अपन जो है लाइट लेके जाते हैं ना, अपन जितने बनाए अपन यूं करके ऐसे ही लाइट लगेगा।
ऐसे नहीं बनाया आपने यूं करके इधर से लाइट लेके आए हो, ऐसा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली अपने से बनाते हैं ना। तो जिस डायरेक्शन के अंदर आप लाइट रे लेके जा रहे हो ना, वो एक बात ध्यान रखना। तो अभी मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि अपन इधर ही लेके चल रहे हैं, है ना। पहली चीज तो हमेशा डिस्टेंस नापते हैं, चाहे इमेज की नापनी हो, जो ऑब्जेक्ट नापनी हो, हमेशा पोल से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं अपन? पोल से नापते हैं, ठीक है। यू होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ। तीन चीज होगी। एफ तो पता है फोकल लेंथ, यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी को बोलते हैं अपन इमेज की डिस्टेंस, और एफ हो गया फोकल लेंथ। एच वन या एच ओ भी बोल देते हैं, किसी बुक में एच ओ लिखा, किसी एच वन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है ना, ये वाली। और हाइट ऑफ इमेज को एच आई लिया, एच टू बोलते हैं, ठीक है। तो पहला रूल ये हो गया ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल साइड, डिस्टेंस नापने पोल से है, ठीक है। सेकंड जो हो गया डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू लाइट आर नेगेटिव, मतलब कि जिस डायरेक्शन में लाइट है उसकी डायरेक्शन के अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नाप रहे हो तो हमेशा कैसे नापनी है आपको? पॉजिटिव नापनी है। और उसके अपोजिट नाप रहे हो तो क्या करनी है आपको? नेगेटिव नापनी है। जैसे कि मान लो कि ये इसे मिरर है, कौन सा मिरर है आपका? ये कॉनकेव मिरर है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मुझे नापना है पोल से, लाइट आ रही है इधर से, तो अगर मुझे यहाँ से उसको उल्टा नापना है, लाइट की डायरेक्शन की उल्टा नापना है, तो यहाँ पे जो भी मुझे मान लो 10 मीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो उसको मैं -10 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? -10 लिखूंगा। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि ये इधर है। और मान लो कि जो इमेज बन रही हो इधर की बन रही होती, तो वो लाइट की डायरेक्शन में ही है ना, तो मतलब इसको यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। मान लो मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्लस का 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ऐसे फोकल लेंथ भी होगी, मान लो इसे फोकल लेंथ यहाँ कहीं पर है और लाइट इधर से ही लेके आ रहा हूँ मैं, तो अपन इसमें नापेंगे, इसको माइनस में नापेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये उल्टा अपन नाप रहे हैं, मिरर के लाइट डायरेक्शन से उल्टा नाप रहे हैं अपने, इसलिए इसको नापेंगे, इसको हम माइनस में नापेंगे। बात समझ में आ गई? हाइट भी यहाँ हाइट का लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट हाइट का ही है। अगर प्रिंसिपल इसके ऊपर है हाइट, अगर यहाँ से लाइट नाप रहा हूँ तो उसको पॉजिटिव नापना है, और नीचे वाली हो तो उसको नेगेटिव नापना है। सिंपल सा है, मतलब बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये नहीं आया तो फिर बहुत सारे बच्चे गलती इसमें करते हैं। उनकी न्यूमेरिकल इसलिए नहीं होते क्योंकि ये टेंस चल रहा कि ऑब्जेक्ट जो है उसको क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि माइनस में लेना है प्लस में लेना, वो आपको लिखना है प्लस या माइनस में, खाली डायरेक्ट डिस्टेंस दी होती है। तो कैसे करना है आपको आना चाहिए, ठीक है। और आपको इस आ गया तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब अगर आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ में से कोई भी दो चीजें दे रखी है, तो क्या तीसरी चीज फाइंड कर सकते हो क्या? ऑफकोर्स कर सकते हो, बड़ी बात है क्या? नहीं है। कोई भी दो चीजें इसकी वैल्यू दो, ट्रांसफर करके तीसरी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका ये, वी यू और एफ का। इसके अपन क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो करते हैं अपन मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या है कि जो आपकी इमेज बनी है वो कितनी बड़ी है ना, जो ऑब्जेक्ट था उसका कितना परसेंट से बड़ी बनी है, छोटी बनी है, तो कितना परसेंट उससे बड़ी बनी, छोटी बनी है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, है ना। कितनी बड़ी इमेज थी और कितना कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था और कितनी बड़ी इमेज बनी, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी बड़ी इमेज बनी है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, तो उसको एच आई अपॉन एच ओ या एच टू अपॉन एच वन भी लिख सकते हैं। या अगर आपको मान लो वी और यू दे रखा फॉर्मूला, -v अपॉन यू भी फॉर्मूला होता है, ये भी जानना, फिर वी और यू से मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो। अगर इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आई, क्या है? 1 आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या होगा कि वो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर बराबर ही है। जैसे कि मान लो कि इसकी आगे आपके 2 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस आ रही है, इसकी ऑब्जेक्ट हाइट आ रही है, इसकी हाइट भी आ रही है 2 सेंटीमीटर, तो जितनी बात है दोनों बराबर ही है। अब मान लो कि हाइट जो इमेज हो वो 4 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑब्जेक्ट की जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो काटोगे 2 2 4 2 आ रहा है, मैग्निफिकेशन की एम की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब इमेज बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है। कितनी बड़ी है? तो डबल बड़ी है। 2 आया मतलब डबल बड़ी है, 3 आया मतलब ट्रिपलेट बड़ी है, 4 आया मतलब कि 4 गुना बड़ी है, 1.5 मतलब 1.5 गुना बड़ी है। समझ में आ गया क्या बात? और मान लो कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर का है, और इमेज जो है आपकी वो 1 सेंटीमीटर की है, तो आंसर कितना आ रहा है? 0.5। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो इसका मतलब इमेज क्या है? वो छोटी है। 0.5 आ रहा है मतलब आधी। बहुत सिंपल सा है ना, सिंपल सी मैथ इसके अंदर। तो वो पता क्या होना चाहिए मैग्निफिकेशन के बारे के अंदर। गला खराब हो गया बोलते बोलते, इतनी प्रैक्टिस नहीं बोलने की यार। चलो, समझ आ गया ना आपको मैग्निफिकेशन क्या है? सब मैग्निफिकेशन तो इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो, बहुत सिंपल सा है ये। आप करोगे तो आपको इसके क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको आ जाएंगे, है ना। चलो।
अब बात कर रहे हैं अपन इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका चैप्टर का खत्म हो चुका है, जिसका नाम था रिफ्लेक्शन। क्या क्या पढ़ा है, बात की रीजन कर लिया है क्या? देखो, अपने बात की सबसे पहले ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। इमेज होती है दो तरह की होती है, वर्चुअल और रियल। कौन सी होती है समझ में आएगी आपको? फिर अपने प्लेन मिरर की बात की थी। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, दो रूल होते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, और एक नॉर्मल रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होते हैं। फिर अपन उससे बात की थी कि उसके जो रूल्स होते हैं वो कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो सेम होती है, डिस्टेंस होती है वो सेम दिखती है, इरेक्ट बनती है और लेटरल इन्वर्टेड बनती है। ये अपन ने बात की थी। फिर हमने बात की थी अपन स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर के अंदर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो कि बड़े से स्फेयर का पार्ट होते हैं। उस स्फेयर का जो सेंटर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उनका जो आधा होता है वो फोकल लेंथ होता है, वो इमेजिनरी लेंथ को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उस पोल को जो प्रिंसिपल एक्सिस काट रहा है वो मिरर को, उसको अपन पोल बोलते हैं। अपर्चर के बारे में बात की थी अपन ने। फिर अपन ने इमेज फॉर्मेशन किए थे, चार रूल पढ़े थे। अगर जो लाइन लाइट रे है वो पैरेलल आई तो फोकस से निकलेगी, फोकस आई तो पैरेलल निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गई तो वैसी डायरेक्शन वापस आ जाएगी, और पोल की तरफ गई तो सेम एंगल से वापस आ जाएगी। फिर अपन ने 6 रेडियन बनाए भी सही उनके। फिर अपन ने दो कॉन्वेक्स के बनाए और 6 कॉन्केव के बनाए। फिर अपन ने उन दोनों के यूज पढ़ लिए। फिर उनका मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया अपन ने, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर उनका साइन कन्वेंशन भी पढ़ लिया अपन ने, कि लाइट की डायरेक्शन में अगर नाप रहे हो तो पॉजिटिव नापना है, उसके अपोजिट नाप रहे हो तो नेगेटिव नापना है, हमेशा पोल से ही नापना है। फिर मैग्निफिकेशन भी पढ़ लिया अपन ने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रेशो। इतना सारा अपन ने पढ़ चुके हैं। समझ में आया होगा आई होप। और आप इस क्लास को अभी तक तो एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपने चैप्टर का, वो है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन में अपन ने जो पहले रिफ्लेक्शन में, देखो इन चीजों को है ना समझना में, बोलने में थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग है ना। अभी अपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, जिसमें क्या होता था कि कोई लाइट है वो टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट हो गई, बट टकरा करके चली गई। बट अगर कोई लाइट रे है वो उसके अंदर टकरा करके अंदर ही चली जाए, क्या करे? अंदर ही चली जाए, लेकिन जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी वहां नहीं जाए, और वो उसकी डायरेक्शन बदल जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई रिफ्लेक्शन। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो, या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हो। अब रेयर और डेंसर क्या है? तो डेंसिटी तो पता ही है आपको ना। तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है उसको अपन बोलते हैं क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। जिसकी डेंसिटी कम होते हैं उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। जैसे कि मान लो हवा से कोई लाइट जो है वो पानी में चली जाए। अब हवा की जो डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। पानी से कोई जो लाइट रहे वो ग्लास में चली जाए, या हवा से कोई लाइट ग्लास में चली जाए, कांच में चली जाए, कांच की डेंसिटी ग्लास की वजह ज्यादा होती है, पानी की और हवा की कम होती है। तो जब ऐसा होता है ना, तब जो है क्या होता है, आपके रिफ्लेक्शन होता है। लाइट उसमें जा तो रही है, बट वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस तरफ जानी चाहिए थी उस तरफ नहीं जाती है, वो उसकी डायरेक्शन से चेंज हो जाती है। अब वो इधर भी आ सकती है उधर भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम है। ठीक है, बेसिस में आ गया। चलो आगे चलते हैं। आ गया। हाँ, the change of direction of light because of change of medium is known as refraction और refraction of light। मीडियम में चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंज होना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अब लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। बात समझ में आ गई? द लाइट ट्रेवल्स एट फास्टर स्पीड इन रेयर मीडियम, रेयर लिखना, रेयर मीडियम, एंड इट्स स्लोअर स्पीड एट डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में कम होती है, डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया। डेंसर मीडियम में कम होती है स्पीड, रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। जैसे हवा में ज्यादा होती है, पानी में कम होती है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये मैं बताऊंगा आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम आई और आर से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर जो है दो केस हो गए। पहला है व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर, इमेज दिख रही होगी आप लोगों को, रेयर है काला, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर अगर लाइट आ रही है, तो लाइट जा रही है इधर, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। इरेजर पकड़ में आ गया, इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। जिसे उसमें इंसिडेंट रहती, ये लाइन जानी चाहिए थी इधर,
बट डेंसर मीडियम में जानना की वजह से क्या, ये नॉर्मल हो गया ना, जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है, ठीक है। इसको जो रिफ्लेक्ट होगी इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे, समझ में आ गया। ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल, नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे का, इसको बोलते हैं अपन एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आपके इस नॉर्मल के साथ में ये वाला एंगल है ना, इसको बोलते हैं अपन एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, बात समझ में आ गई। इसके अंदर देखो ये कम है एंगल यार, इसमें आई और R बराबर नहीं होता, उनका रेशो होता है, बताऊंगा आपको क्या होता है ना। और अगर मान लो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हो, मान लो कि पानी से हवा में जा रही लाइट, तो अभी क्या होगा, वो नॉर्मल से और दूर चली जाएगी, जहाँ नॉर्मल आनी चाहिए थी इधर, वो और दूर चली गई, वो एंगल ज्यादा बड़ा हो गया, यूं आनी थी वो दूर चली गई, इसमें पास आ गई। तो ये तो हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्रेक्टेड रे, क्या हो गई ये, रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ आ गई क्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, चलो। अब इसके अंदर जो दो लो है, उस दो लो की बात करते हैं अपन ना। पहला जो लो है वो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ गिवन टू ट्रांसमिट मीडिया ऑल लाइन सेम। जैसा लो आपके रिफ्लेक्शन में था ना, सेम वैसा वैसा लो इसके अंदर भी है। क्या है लो, कि तीनों ही सेम प्लेन में होंगे, कौन से, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में होंगे। और सेकंड लो उसमें क्या था, आई इज इक्वल टू आर था, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें होता है इन दोनों का जो रेशो होता है ना, इन दोनों का जो साइन रेशो होता है, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन इज नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल्स लॉ ही बोलते हैं। द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अपन बोलते हैं, जो कांस्टेंट आया है ना, कांस्टेंट को बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं अपन, किससे लिखते हैं, म्यू से। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है। म्यू बोलते हैं उल्टा, यू नहीं है वो, म्यू है वो, है ना। और ये क्या है आपके फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के बीच में रिलेशन बताता है, ये कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। बात समझ आ गई क्या, पहला लोग क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा लोग क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है, एक आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, कौन सा लोग बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता दिया मैंने आपको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। ये n2 अपॉन n1 इसको आप कह सकते हो, आपको ये स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो वो भी आप इससे निकाल सकते हो। यहाँ पे एंगल लगाना, एंगल, 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 पास में आ गई क्या। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा होगा वहां पे लाइट की स्पीड कम होगी, जहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा वो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे कि मैं आपको बाद में चार चीजें बता रहा हूँ, है ना, मुझे पता नहीं कौन सी चीजें, लेकिन एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3.5, एक का है 4, एक का है 7, एक का है 1। इनमें से सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसमें होगी, सोच के तो, यू हैव 5 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपने सोच लिया होगा, आंसर दे दिया होगा कि 1 वाला जो भी है ना आपके, जिसका भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है ना, वो कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैंने अंदाज से लिया। बट जिसका भी 1 होगा ना, उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। उससे कम किसमें होगी, इसमें होगी। उससे, हाँ, उससे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी। और सबसे कम लाइट की स्पीड किसमें होगी, सेवन वाले में, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम। बात समझ में आ गई क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या खेला है, खेला समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन लेंस की तरफ, सिर्फ चल रहे हैं अपन भाई लेंस की तरफ। अब देखो, मिरर बनाया था अपन ने, अब अपन बना रहे लेंस। लेंस का क्या सीन है, लगभग लगभग वैसा ही, पर लगभग लगभग वैसा ही है। क्या है, बड़ा सा गोला है, इस बड़े से गोले का क्या किया अपन ने, पार्ट कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, एक पार्ट इधर किया, एक पार्ट इधर किया। इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को चिपका दिया अपन, इस पार्ट को उठा के लेके आए इधर से, इस पार्ट को लेके आए इधर से। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये जो कौन सा मिरर बन गया आपका, ये कौन सा मिरर बन गया, ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर बन गया। और इन्हें को उल्टा लगा दो, एक को लगा दो इधर, एक को लगा दो इधर, तो ये कौन सा बन गया, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस बन गया, सॉरी, ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ये कौन सा, कॉनकेव लेंस बन गया। क्या इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो
कि ये आपके क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये एक बड़े से मिरर का पार्ट है, यस और नो। और ये भी एक बड़े से मिरर का, वाह क्या बढ़िया बोला बनाया है मैंने, आय हाय मजा आ गया। ये भी एक बड़े से मिरर का पार्ट है। तो जैसे जैसे उसके अंदर जो कुछ रूल्स, जो पॉइंट्स है ना, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की, वैसे इसके अंदर भी होती है। पहली, ये तो क्या हो गया आपके, क्या हो गया, पोल हो गया। ये भी किसी सेंटर का पार्ट था कि नहीं था, ठीक है। उसके अंदर एक ही स्फीयर का पार्ट था, तो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इसके अंदर दो है ना, तो उसके अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। इसके अंदर लेंस में कितने के सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। और इनको ही मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो के सेंटर कर्वेचर। तो फोकस पॉइंट भी दो होते हैं, ये एक फोकस पॉइंट हो गया और ये एक फोकस पॉइंट हो गया। इसके अंदर जो सी है ना, इसको 2F ही बोलते हैं, पर बस लेंस ही बोल सकते हैं, मिरर भी बोल सकते हैं। सी को कहीं होता है दूसरे बुक में 2F लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो 2F और सी एक ही है, क्योंकि एफ का डबल ही होता है सी, ठीक है। तो सी की जगह पे आप 2F भी लिख सकते हो, एक ही बात। ये पोल हो गया, फोकस हो गया। तो लेंस मतलब जो आपके क्या कहते हैं इसको, लेंस होता है ना, उसके अंदर आपके सी और एफ दो होते हैं। मिरर में तो एक ही होता था। इसके अंदर जैसे कि मान लो एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, एक एफ ये रहा, एक एफ ये रहा, और एक पोल ये रहा। आप समझ आ गई नहीं आ गई? ये हो गया आपके, कौन सा लेंस हो गया ये आपके, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। बात करें अपन कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस में सिस्टम ऐसा ऐसा ही होता है क्या, ऐसा ही होता है, ऐसा बना हुआ है। तो ये भी एक बड़े स्पेयर का पार्ट है क्या, ये भी एक बड़े स्पेयर का पार्ट है क्या। मैं छोटा सा बनाया लिखता बड़ा, मैं से बोर्ड में इतनी जगह बनाऊंगा ना यार मैं, ठीक है। इसके अंदर भी ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसका फोकस पॉइंट, ये इसका फोकस पॉइंट, ये इसका ओ। बाहर बारिश आ रही है शायद तक, आवाज आ रही है बारिश की, कोई बात नहीं, आने दो बारिश। लाइट निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइट निकल दिक्कत होती है यार, इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है ना यार, गरीब आदमी। चलो, बच्चे सोच रहे हैं कैसे गरीब मास्टर पढ़ा रहा है उनका। देखो, तो समझ में आ गया ना, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके अंदर। ओके चलो, तो दो तरह के लेंस हो गए आपके, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं अपन कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स या कॉनकेव ओ कॉनकेव लेंस ही बोलते हैं इनको। एक ही बात है, बाई कॉनकेव लेंस ही बोलते हैं, क्योंकि दो कॉनकेव मिरर्स के अंदर हैं वो मिल रखे हैं इसलिए, ठीक है। से मैंने फोटो बनी, वैसी फोटो बनी हुई, मेरी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन ये तो पिंक पिंक से इतनी अच्छी भी नहीं लग रही है। आप उससे भी समझ गए होंगे। तो उसके अंदर सेंटर कर्वेचर होते हैं, दो होते हैं, सेंटर स्फीयर वो पार्ट विच इज लेंस इज फॉर्म, जिस लेंस से बने हुए हैं, दो सेंटर कर्वेचर हो गए, दो सेंटर कर्वेचर हो गए, दो फोकस पॉइंट हो गए, एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया उनका, ऑप्टिकल पॉइंट। इसमें पोल नहीं होता है ना, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, याद रखना, इसमें पोल नहीं होता, क्या होता है इसके अंदर, ऑप्टिकल सेंटर। बात एक ही है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। फोकस बता दिया मैंने आपको, दो फोकस होंगे, F1 और F2। प्रिंसिपल से बता ही दिया मैंने आपको। ऑप्टिकल सेंटर बता दिया, सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, ये लेंस है, लेंस के बीच में होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के तो आपके ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट से लेकर के आपके ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे अपन, फोकल लेंथ। अब बनाते हैं अपन इसका रे डायग्राम। इसके भी रे डायग्राम बनाने से पहले रूल, उसमें अपन ने 4 रूल पढ़े थे, इसमें अपन को 3 रूल पढ़ने हैं, 3 इसके 3 इसके। पहला रूल, अगर कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे कैसे निकलेगी, पैरेलल लाइट, किसके पैरेलल लाइट, मिरर के, तो क्या होगा उसका, क्या होगा भाई उसका, उसका होगा रिफ्रेक्शन। यहाँ वहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा था हमने, पहले क्या टकरा करके लाइट आ रही थी तो इधर आ रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए पहले अपन रिफ्लेक्शन पढ़ा कि लाइट इसके आर पर जा रही है, इसमें कोई पॉलिश नहीं कर रखी है। तो लेंस में क्या होता है कि लाइट यूं आई और टकरा करके, लेकिन रूल वही है, पैरेलल लाइट जाएगी फोकस से, पर इधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा, कन्वर्ज हो जाएगी लाइट, उधर जाएगी फोकस पे। बात समझ आ गई? इधर से लाइट आ रही होती तो इस पे आ जाएगी, है ना, बात एक ही, लेकिन अभी अपन तो इधर वाली ही पढ़ेंगे खाली। और अगर फोकस पे लाइट गई तो वो क्या निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर पे आई तो ऐसी की ऐसी आर पार बाहर निकल जाएगी। बात समझ आ गई क्या, इजी सा काम है ना, तो भारी भारी काम, इजी सा काम है, जो पता है इजी काम। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई लाइट रे पैरेलल गई, डाइवर्ज होगी, फैल जाती है, डाइवर्ज होकर बाहर निकल जाएगी, पर बाहर अंदर से नहीं जाएगी, किधर जाएगी वो,
इस फोकस से आती हुई दिखेगी अपने को, ऐसा नहीं कि इधर चली जाए, नहीं जाएगी, किधर जाएगी वो, फोकस से आती हुई दिखेगी। ऐसे ही अगर फोकस की तरफ आ रही तो किधर जाएगी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ निकल जाएगी। बात समझ आ गई क्या, बैठ के दिमाग में, बिठाओ बिठाओ भाई बिठाओ। और मान लो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर से आर पार निकल जाएगी इसकी, समझ में आ गया ना, इजी सा काम है ना, मैं बता रहा हूँ इजी काम है, मानते नहीं। चलो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ऑप्टिकल सेंटर से अगर निकलेगी तो सीधी आर पार जाएगी, फोकस से आई तो पैरेलल निकल जाएगी, और पैरेलल आई तो फोकस पे जाएगी। ये हो गए तीन लो इसके, तीन लो इसके। उसके बाद में है अपने रेड, थोड़ा ब्लर तो नहीं दिख रहा है इसके अंदर है, मेरी यहाँ इमेज ब्लर दिख रही है, आई डोंट नो कैमरा में कैसे दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको। 6 रेड डायग्राम, कितने रेड डायग्राम मेरे पास में, 6। पहला, अगर ऑब्जेक्ट जो है आपकी इन्फिनिटी पर हो, कहाँ हो, वैसे वैसे आपको लेंस बनाना है, मैं बता ना, ऐसा लेना आपकी या तो उसको कंपास, और 6 सेंटीमीटर का ऐसा आर्क बनाना, फिर इधर रखना उसको, फिर 6 सेंटीमीटर का ऐसा आर्क बनाना, जहाँ लिखना सी, जहाँ लिखना सी, इसके आगे लिखना एफ, इसके आगे लिखना एफ, इनकी लाइन से मिलाना, और यहाँ पे लिख देना आपको। और फिर आपको क्या करना है, इस रेडियग्राम बनाना है, कहाँ कहाँ रखना है, तो पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर बियॉन्ड सी रखेंगे, फिर सी पे रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, और फिर एफ के ओ के बीच में से 6। सिंपल तरीका ना, बनाना खुद को है, खुद नहीं बनाओगे तो आपको आएगा नहीं। बात समझ आ गई। अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो क्या होगा, लाइन आएगी पैरेलल, इधर जाएगी फोकस की तरफ जाएगी, पैरेलल फोकस की तरफ, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, पॉइंट दो, इसमें 4 लगा के 2 लगाना अपने को खाली, पॉइंट साइज बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी, इसमें सारी इमेज यहाँ रियली बनेगी। अगर लाइन देखो, उसमें तो क्या सीन था मिरर के अंदर, कि अगर जो आपके इमेज है वो अगर आपके मिरर के बिहाइंड बन रही तो वो वर्चुअल है, बाकी सारी इधर बन रही तो रियल है। इसमें क्या होगा, अगर लाइन मिल रही है कहीं पे भी तो वो रियल है, लाइन खाली मिलती हुई दिख रही है तो वर्चुअल है, खाली एज के बनेगी, बता दूंगा कहाँ बनेगी जो है ना, यहाँ लाइन मिल रही है तो ये रियल बनेगी, छोटी बनेगी पॉइंट साइज। अगर इसके 2f और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो, और ये आपका पास में क्या, आपको शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास में क्या है, मिरर है, सॉरी लेंस है, अगर लाइट रे कहाँ गई, पैरेलल गई तो किधर जाएगी, फोकस से आएगी, ये सही है। और अगर लाइट रे से ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधे आर पार निकल जाएगी क्या, तो आपके इस सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, क्या बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। बस समझ में आई क्या, मैं दिख रहा हूँ, कोई मैं दिख ही रहेगा, चलो समझ आ गया। और किसी बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और टीएफ के बीच में बनेगी, और थोड़ी सी साइज में छोटी बनेगी, डिमिश बनेगी हल्की सी। और मान लो कि 2f या फिर सी पर ऑब्जेक्ट हो, पहला रो लगाओ, अगर पैरेलल गई तो फोकस से निकलेगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। तो आप अगर ऐसा बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके सी के ऊपर ही बनेगी वो, जो आप दूसरा वाला सीता उधर वाला 2f वाला 2 वाला है ना, C2 के ऊपर, तो C2 के ऊपर बनेगी यहाँ पे क्या, इमेज, है ना, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। आगे चलें, अगर आप सी और एफ के बीच में रख लें, पहला पैरेलल गई तो फोकस पे, और ऑप्टिकल सेंटर सेम टू सेम रूल लग रहा है खाली, तो क्या बनेगी, बियॉन्ड 2f, सी के पार बनेगी, बड़ी बनेगी, तो इनलार्ज बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, कहाँ बनेगी, तो बियॉन्ड सी बनेगी, या बियॉन्ड 2f भी लिख सकते हो, रियल बनेगी, लाइन ऑप्शन मिल रही है, और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बन रही है। तो अगर मान लो कि आप कहाँ रख दो, फोकस पे रख दो, पहला पैरेलल गई तो फोकस पे, तो सारे इसमें तो इतना इजी काम है, तीन स्टेप सेम लगाना है, एक पैरेलल वाले, एक ऑप्टिकल सेंटर वाला, पैरेलल वाला ऑप्टिकल सेंटर वाला, सब इमेज अपना बन जाएगी आपकी। अगर आपने इसको फेयरली बनाया तो, फेयरली बनाया तो आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा ऐसे, है ना, आपको ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। और ऑप्टिकल सेंटर निकालो तो क्या होगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल जाएगी, क्या करेगी, बहुत आगे जाके मिलेगी, मतलब तो मतलब कि इन्फिनिटी बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी, और क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इस कंडीशन में जब क्या हो, ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तब केवल वर्चुअल इमेज बनती है इस आपके इस लेंस के अंदर। अगर लाइन गई आपके पैरेलल तो किधर जाएगी, फोकस पर, और ऑप्टिकल सेंटर गई तो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी। ध्यान से देखोगे तो लाइन दूर दूर जा रही है, तो दूर जाना तो पॉसिबल ही नहीं, मिल जावे तो उनको ऊपर उल्टा मिला देंगे, तो आपको ये बिहाइंड द लेंस इधर बियॉन्ड 2f के इधर आपको मिलती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि इमेज यहाँ पे लाइट आती हुई दिख रही है, एक्चुअल में नहीं आ रही है। और एरो सीधा मतलब सीधी बनेगी इमेज, इमेज जो कौन सी होगी,
वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, और कहाँ बनेगी आपके इस सी के पहले बनेगी, ठीक है ना। बात समझ आ गई क्या? तो ये 6 रे डायग्राम हो गए किसके आपके, कौन से हो गए, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की टेबल बनी हुई है, टेबल आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ टेबल आपको याद होनी चाहिए। और पूरे डायग्राम हर एक कंडीशन का डायग्राम बना के आना चाहिए, एक एक को 3 3 4 बना बना कर देखो। जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसका भी लेंस फॉर्मूला, इसका भी वो सेम, वो आपका साइन कन्वेंशन तो सेम ही है ना, कि अगर आप लाइट रेज इधर से आ रही है उसको डायरेक्शन में आपको नापना है, ऑप्टिकल सेंटर से नापना है इसको, है ना, उल्टा नापोगे तो माइनस में लेना है, सीधा रहना तो प्लस में, वो तो सब सेम ही है। लेंस फॉर्मूला इसके अंदर भी सेम ही है, केवल उसके अंदर अपना क्या था, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u था, इसमें 1/v माइनस 1/u। कितना इजी है यार, 10th क्लास के हिसाब से आप सोच रहे होंगे, मतलब इस चैप्टर के अंदर ले दे करके 2 फॉर्मूले, ठीक है, एक पावर चलो मान लो तो सिंपल फॉर्मूला, फॉर्मूले नाम भी धूल है वो तो, ले दे करके एक चीज है आपके, दो फॉर्मूले हैं जिसके अंदर भी कितना सा डिफरेंस है, खाली बस प्लस और माइनस का, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u इसमें लेंस वाले में, और मिरर वाले में प्लस है, बाकी सेम फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, आपको 2 चीजें दे रखी होगी, या तो फोकल लेंथ या फिर इमेज की डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, आप उन तीनों में से कोई 2 चीजें दे रखी होगी, एक चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कर लोगे, अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ऐसे भरोसा वैसा नहीं होता, भरोसे को बाकी आप धोखा दे दोगे। बात समझ में आ गई? फिर चलते हैं अपन मैग्निफिकेशन के अंदर, सेम टू सेम ऐसे कैसी बात है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जो है और मान लो वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, अगर मान लो 1 से बड़ी आई है तो मैग्निफाइड बनेगी, 1 के बराबर आ गई है मतलब इमेज सेम साइज की है, 1 से छोटी आ गई है मतलब कि वो आपकी छोटी सी इमेज बनी हुई है। अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब कि इन्वर्टेड है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, और पॉजिटिव आ रही है मतलब कि इमेज जो आपकी वो सीधी बन रही है। बात समझ में आ गई क्या? लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। मुझे पता नहीं कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हुई होगी, 1 घंटे से तो ऊपर की हुई होगी, क्या पता है, देखूंगा देखते पता चलेगा, मुझे दिख भी नहीं रहा है तब दूर से। बट पावर ऑफ लेंस तो चैप्टर बड़ा भी है वैसे, लेकिन फिर भी मैंने आपको, और मैंने आपको है ना एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, सारे टॉपिक क्लियर कर दिए मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा, और फिर भी मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम खींचा भी नहीं, जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीज इंपॉर्टेंट बता दी, इनमें से कुछ भी नहीं बचता। न्यूमेरिकल्स आपको फॉर्मूला बता दिए, मैं आपको एक क्लास को डाल दूंगा, ठीक है, इसके अंदर अपन न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, बाकी सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है, इसको आप प्रैक्टिस करना। रे डायग्राम खुद बना के देना, इस चैप्टर का मेजर पार्ट ही रे डायग्राम है और फिर न्यूमेरिकल, तो वो रे डायग्राम बना बना कर देखने हैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वही है ना, तो उसको बना बना कर देखो आप, तो आपको अपने आप सीख जाओगे। अभी बात करते हैं अपन पावर ऑफ लेंस, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इन मीटर। तो आपके इस फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो पावर होता है 1/f, सिंपल फॉर्मूला पी इज इक्वल टू, मैं कहता हलवा वाला क्वेश्चन है, पी इज इक्वल टू क्या है, 1/f। जो इसकी यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर होती है, डी से इसको मेजर करते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो होती है पॉजिटिव, जो कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। और अगर मान लो कि 2 3 लेंस इकट्ठे आपने लगा दिए हैं और उनकी पावर को ऐड करनी है, तो कुछ ज्यादा कैलकुलेशन भाई वाली नहीं है, सिंपल सा 1, एक की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर जोड़ दो तो उनकी ओवरऑल पावर, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। तो 1/f होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, याद रखना, ठीक है ना। तो आपको किसी की भी निकालने से, मान लो कि 10 सेंटीमीटर वाला कोई फोकल, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला तो लेंस, तो उसकी पावर बतानी है तो क्या दोगे, मुझे बताना था कि मैं अपना से बताने रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे 10 सेंटीमीटर अगर उसकी फोकल लेंथ है तो पावर कितना होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करके बताना, बताना मुझे जो भी देख रहा हो। उनसे मेरे जो ऑफलाइन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनको फिर मिलूंगा, उनको पूछूंगा कि उन्होंने इसका आंसर लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो उसका पावर कितना होगा। चैप्टर खत्म हो गया अपना, समझ आ जाओगा आपको आई होप, और आपको मजा आया होगा इस चैप्टर के अंदर। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी। इस चैप्टर में उसके केवल आप आपकी न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं, जो न्यूमेरिकल्स में क्लास डाल दूंगा, कोशिश करूंगा आपकी हाफ ईयरली जो भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं उससे पहले पहले डाल दूंगा आपकी। तब तक आप इसको पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच।